हे वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं अभिनंदन अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। इस वीडियो में हम पार्ट 2 कंप्लीट करने वाले हैं। पहली वाली वीडियो में जो हम एनसीईआरटी कवर कर रहे थे, आज इसको कवर करते हैं। जल्दी से अपनी एनसीईआरटी लेकर आओ। और हमें कमेंट सेक्शन में बहुत कम लोगों ने कमेंट किया कि कैसी है ये वीडियो, आपको ऐसी ही चाहिए या इससे शॉर्ट वीडियो चाहिए, कैसा एक्सपीरियंस रहा और नेक्स्ट आपकी डिमांड क्या है। जब तक आप बताओगे नहीं, हम आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे। तो आप प्लीज़ अपना फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में दें। और वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें, वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर अपडेट उन्हें टाइम से मिलता रहे। ठीक है, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो काफ़ी कुछ हम डिस्कस कर चुके थे, सीधा हम ओम्स लॉ पर जाते हैं क्योंकि हम ओम्स लॉ की बात कर रहे थे। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी जो क्लास 10th का है, ये इसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके थे। ओम्स लॉ से हमें बातें करनी है। ओम्स लॉ भी हम कुछ डिस्कस कर चुके थे। फाइनली हम इस एक्सप्रेशन पर दें कि V = IR होता है। V = IR और R की काफ़ी चीज़ें डिस्कस हो चुकी थी कि R क्या है, रेजिस्टेंस है, और R क्या है, रेजिस्टेंस है और इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, यहाँ तक हम इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है जी। तो 1 ओम क्या है, मैंने आपको ये समझा दिया था कि किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस किसी कंडक्टर के लिए ही डिफाइन होता है। तो किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब कहा जाएगा किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम तब कहा जाएगा जब उस कंडक्टर के अक्रॉस आप एक 1 वोल्ट की बैटरी लगाओ। क्या लगाओ? 1 वोल्ट की बैटरी। और वो 1 वोल्ट की बैटरी 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करवा दे। वो 1 वोल्ट की बैटरी उस कंडक्टर से 1 एम्पेयर का अगर करंट फ्लो करवा देती है तो हम क्या कहेंगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, अगर सर्किट से बनने वाला करंट 1 एम्पेयर है। समझ में आई बात? अगर सर्किट से बनने वाला, फ्लो होने वाला करंट 1 एम्पेयर है 1 वोल्ट बैटरी लगाने पर, तो आप क्या कहोगे कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। ठीक है, तो ये सब बातें हमारी डिस्कस हो चुकी थी। तो देखें हम एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है यहाँ पे और हाँ, ये वाली बात भी डिस्कस हो चुकी थी। पढ़ लेते हैं हम ये वाली। दैट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। बिल्कुल, V = IR है। V = क्या है? IR। तो V = IR में आप वोल्टेज कांस्टेंट रखो, बैटरी कांस्टेंट रखो, बैटरी का जो EMF है वो कांस्टेंट रखो, और आप कंडक्टर को चेंज करते रहो, उसका रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ, तो ऑटोमेटिकली करंट को डिक्रीज होना ही पड़ेगा। बात समझ में आई क्या? तो करंट रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है if voltage is constant। ठीक है बाबा, तो ये उस केस में बात है। ठीक है, तो उसने कहा रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दिया जाएगा, यहाँ पे लिखा है इफ रेजिस्टेंस इज डबल्ड, रेजिस्टेंस को डबल कर दिया गया तो क्या होगा? करंट गेट्स हाफ्ड। इन मैनी प्रैक्टिकल केसेस इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज और डिक्रीज द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। मैं आपसे पहले भी बात की थी कि हर जगह हमें एक ही करंट नहीं चाहिए होती। जिस कमरे में मेरे AC वगैरह लगे हुए हैं तो वहाँ पे मुझे बहुत हाई करंट चाहिए, वेरी हाई करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हैं बहुत हैवी। ठीक है, तो मुझे वहाँ पे चाहिए हाई करंट। तो मैं क्या करता हूँ, वहाँ का रेजिस्टेंस कम कर देता हूँ। फिर कुछ जगह है जहाँ पे मुझे कम करंट चाहिए, जैसे कि मेरे ये मोबाइल सर्किट्री है, ये टैबलेट है, तो इन सब में क्या होगा कि करंट बहुत कम चाहिए। तो अंदर ये जो अडेप्टर है ये करंट को डिक्रीज़ करता है, हम AC को DC में भी कन्वर्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें, तो करंट को कंट्रोल करना हमारी ज़रूरत है, हमारी नेसेसिटी है कि करंट कंट्रोल रहे, जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी ही करंट जाए। ठीक है भाई, तो अ कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज। मैंने आपसे कहा ना कि वोल्टेज आप कांस्टेंट रखो और रेजिस्टेंस को कम ज़्यादा करते रहो, तो क्या होगा? बढ़िया मज़ेदार चीज़ है, आपका करंट वेरी कर जाएगा। जब आपको करंट चाहिए ज़्यादा, रेजिस्टेंस को कम कर दो, जब करंट चाहिए कम तो रेजिस्टेंस को बढ़ा दो। बहुत शानदार। इन इलेक्ट्रिक सर्किट अ डिवाइस इज कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज्ड। वो रियोस्टेट क्या है? जैसे आप पहले पंखे होते थे,
अब आपके सामने ऐसे 4 पंखे लगा दिए जाएं कि भैया अगर आपको ज़्यादा ठंड लगे, ज़्यादा हवा लग रही हो तो ये वाला पंखा चलाओ, ये कम पे चलेगा। और फिर अगर आपको चाहिए हो कि ज़्यादा हवा चाहिए तो ये ज़्यादा स्पीड वाला ये वाला पंखा लगाओ। ठीक है, तो ऐसे 4 पंखे लगे, या एक ही पंखे में आपको 4 कंट्रोल स्विच दे दिए जाएं कि आप करंट को चेंज किए बगैर आप सिर्फ उस रेगुलेटर को टर्न करो और आपकी स्पीड कंट्रोल हो जाए। तो आप यही चाहोगे ना कि एक ही पंखा लगे और उसका एक रेगुलेटर लग जाए कि मुझे उसमें वेरिएबल स्पीड मिल जाए। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि एक सर्किट में रेजिस्टेंस कम ज़्यादा करके करंट को कंट्रोल किया जा सकता है, और इस पर्पस के लिए रियोस्टेट वेरिएबल रेजिस्टेंस। रोहित समझ में आ रहा है तुझको? हाँ, रियोस्टेट बिल्कुल सही बोल रहा है, रियोस्टेट। बात समझ में आई क्या? ठीक है। तूने स्प्रे नहीं किया यार, मच्छर इतने हैं यहाँ पे। मेरा खून पिला दे तू उनको, अपना पिला लिया अगर तू जब रहता है यहाँ पे। हाँ भाई, मास्टर का खून तो सभी पीते हैं। ठीक है। इन एन इलेक्ट्रिक, तेरे से अभी मैं निपटता हूँ मैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड रियोस्टेट इज ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट। वी विल नाउ स्टडी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ। एक तो एक्टिविटी है भाई, एक तो क्या है, एक एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में यार देखो क्या होना है कि आप एक सर्किट लोगे, उसके अंदर 3 ऑप्शन उसने दिए, एक टॉर्च बल्ब है, एक निक्रोम वायर है और एक 10 वाट का बल्ब है। तो वो कह रहा है कि एक सर्किट दिखा दिया तुम्हें, कह रहा है कि इसमें एमीटर लगा हुआ है। हमने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। और एक लगी है सेल, वो भी कहा हमने कहा बहुत अच्छी बात है भाई। एक लगी है की बटन स्विच। हाँ, और 2 पॉइंट उसने छोड़ दे खाली, कह रहा स्वाद अनुसार, आई मीन कि अपनी ज़रूरत अनुसार आप यहाँ पे कंपोनेंट्स लगाते जाओ। कभी आप लगा दो यहाँ पे टॉर्च बल्ब, तब आप एमीटर की रीडिंग नोट करो। फिर आप लगाओ निक्रोम वायर, उसको हटा दो, फिर लगा दो निक्रोम वायर, फिर उसके बाद उसको भी हटा दो, लगा दो 10 वाट का बल्ब। उसने कहा इस एक्टिविटी को करके देखो, 3 अलग अलग करंट आएंगे। तो उसने कहा जितने भी कंपोनेंट्स तुम यहाँ पे जोड़ते चले जाओगे उतने अलग अलग तुम्हें करंट्स मिलते चले जाएंगे। तो उसने कहा कि यही वो समझाना चाह रहा है कि अलग अलग रेजिस्टेंस पे अलग अलग करंट मिलती है। तो यहाँ देख लो, ये तुम पढ़ के देखना, मैंने तुम्हें बता दिया। क्या बोला? एक टॉर्च बल्ब, एक निक्रोम वायर और एक 10 वाट का बल्ब। ये 3 बल्ब, अगर 3 चीज़ें तुम अलग अलग टाइम पे कनेक्ट करोगे इंडिविजुअल, तो तुम्हें 3 करंट मिल जाएंगे अलग अलग वैल्यू के। बात समझ में आएंगे? तो यही वो समझाना चाह रहा था, दैट विद द चेंज इन रेजिस्टेंस द करंट इन द सर्किट चेंजेस इफ़ यू आर कीपिंग वोल्टेज कांस्टेंट। ठीक है, बहुत शानदार, बेहतरीन। इधर देखो, बेहतरीन। तो उसने कहा, यही कहा कि तुमने क्या ऑब्जर्व किया कि करंट इज डिफरेंट एंड विद डिफरेंट कंपोनेंट्स। व्हाई डू दे डिफर? सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफर एन ईजी पाथ। उसने ये बोला कि हर कंपोनेंट का अपना रेजिस्टेंस होता है भाई, तो इसमें मैं क्या करूँ भाई? हाँ, हर कंपोनेंट का अपना रेजिस्टेंस है। कोई करंट को इजीली पास करवा देता है, कोई करंट को मुश्किल से पास करवाता है। जो मुश्किल से पास कराएगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, करंट हो जाएगा कम। जो आसानी से पास करा देगा उसका रेजिस्टेंस है कम, करंट बढ़ा देगा। बात समझ में आ गई? ओके। तो यहाँ पे क्या कह रहा था वो? वी नो दैट द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। मैंने कहा वाह 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 वाह, कितनी बड़ी बात बताई। द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा जी। द इलेक्ट्रॉन्स हाउएवर आर नॉट कंप्लीटली फ्री टू मूव विद इन अ कंडक्टर। ये बात तो मैंने पहले भी बताई है कि ऐसा नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाईवे बने हुए हैं, इलेक्ट्रॉन्स एकदम आएगा बाइक पे बैठेगा जूम निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके रास्ते में भी अड़चन है। जैसे तुम सहारनपुर यूपी में बात करो तो कभी बकरी का बच्चा, कभी इंसान का बच्चा, कोई भी कभी भी रास्ते में आ सकते हो, तो तुम्हें ब्रेक लगाने पड़ेंगे। और अगर वो भी ना आए तो गड्ढे आ जाएंगे बाबा, गड्ढे। समझ में आ गई क्या? तो मेरी बात समझो कि करंट रेजिस्टेंस, हाँ, तो रेजिस्टेंस जो कंडक्टर में हम कह रहे हैं कि कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, वो यही है कि इलेक्ट्रॉन इजीली पास नहीं हो पा रहा है। बाबा। इलेक्ट्रॉन निकलना चाहता है कि आसानी से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके रास्ते में भी अड़चन है, उसकी ज़िंदगी में भी स्ट्रगल है तुम्हारी तरह। समझ में आई बात? तो देखो इधर, हाउएवर are not completely free to move within a conductor, they are restrained by the attraction of atoms among which they move। तो जाते जाते एटम्स को छेड़ दे, आजा इधर बैठ जा, अरे कहाँ जा रहा है इलेक्ट्रॉन, अरे आजा आजा। तो ऐसे अड़चन है, एटम अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को। समझ में आ गई बात? तो दस द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द कंडक्टर रिटार्डेड बाय इट्स रेजिस्टेंस। तो कह रहा है इलेक्ट्रॉन ने ओवरऑल आगे कहा कि भैया रेजिस्टेंस है, मैं जल्दी नहीं आ सकता, मेरे को अड़चन है, मेरे को डिस्टर्बेंस मिलता है रास्ते में। तो जो भी हिंड्रेंस मिलता है मैं उसको बता रहा हूँ, वो रेजिस्टेंस है। इलेक्ट्रॉन ने बताया बाहर निकलने के बाद। बात समझ में आ गई क्या? रिटार्डेड बाय द रेजिस्टेंस। उसने कहा कि, तो हमने क्यों कह दिया कि द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रेस्ट्रेन्ड बाय द कंडक्टर इज नोन एज
मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्ट्रेंड बाय द कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टेंस। द कंपोनेंट विच द गिवन साइज दैट ऑफर्स लो रेजिस्टेंस इज अ गुड कंडक्टर। कह रहा कि आप सबका साइज सेम रखो, 3 चीज़ें उठा के लाओ, एक कॉपर की लाओ, एक लोहे की लाओ और किसी और की भी ले आओ, स्टील की, ठीक है, तो ले आओ तुम। अब तीनों को देखो, अब जो सबसे कम रेजिस्टेंस देगा वो सबसे अच्छा कंडक्टर है। कितनी बड़ी बात है ना। तो भैया गुड कंडक्टर वो है जिसका रेजिस्टेंस होता है कम, कंडक्टिविटी होती है ज़्यादा। मैंने कंडक्टिविटी बोला गया, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। तो मैं तो फिलहाल सिर्फ रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ कि जिसका रेजिस्टेंस होता है कम उसमें करंट मिलेगा ज़्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस होता है ज़्यादा उसमें करंट मिलेगा कम। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ओके। तो अ कंडक्टर हैविंग some appreciable high resistance is a poor conductor and insulator of same size offers even very high resistance। तो 3 तरह की प्रजातियाँ पाई जाती हैं मेरे बच्चों, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर होता है, और एक होता है क्या बोले, कंडक्टर, इंसुलेटर और पुअर कंडक्टर। तो कंडक्टर जो अच्छा नहीं कंडक्टर है वो पुअर कंडक्टर। तो उसने कहा कि चलो ऐसी बात कर लेते हैं, हम करके देखते हैं कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। हमने कहा वाओ वाह, अब हमें बहुत अच्छी बात पता लगेगी। तो देखो 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 क्या किया उसने, मेरी बात सुनो। कभी उसने लंबी लेंथ ली, कभी उसको आधी कर दी, कभी उसको आधी कर दी, और कभी उसे फोल्ड करके लगा दी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे कि वायर 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 मैन, वेयर इज माय वायर। देखो देखो, कभी उसने इतनी लंबी वायर ली, ठीक है, कभी उसने इसको डबल कर दिया, कभी उसको क्या कर दिया, उसने डबल कर दिया, तो डबल करके इतनी सी हो गई। अब रेजिस्टेंस देखा कि अब कितना है, ठीक है। पहले ये वायर थी इतनी, पहले वायर थी इतनी यहाँ तक ऐसे, पहले वायर थी इतनी, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इसको यहीं से, ये वायर थी इतनी, फिर उसने यहीं से क्या किया, इसको डबल कर दिया, डबल करके देखा। फिर उसने क्या किया, अच्छा डबल जब करेगा तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल हो गया ना, और लेंथ हो गई आधी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया डबल, भाई ऐसे फोल्ड कर लो तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल नहीं हो गया, ये भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल कर लो और लेंथ हो गई आधी। तो सब कुछ उसने करके देखा, कभी लंबी ली, कभी छोटी ली, कभी काट दी, कभी कुछ भी कर दिया। तो उसने ओवरऑल एक ऑब्जर्वेशन दी तुम्हें। अब वो ऑब्जर्वेशन तुम्हें समझनी है, याद रखनी है। कहाँ चला गया भाई? तो उसने ये कहा कि जो रेजिस्टेंस है बच्चों, वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस ये बात तुम्हें भी याद रख लेनी है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इन दोनों को अगर तुम कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। अब उसने कहा भैया अब यहाँ पे कुछ प्रोपोर्शनैलिटी लगी है तो इसको हटाने के लिए कोई कांस्टेंट तो लगाना पड़ेगा। तो हमने एक यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ किया जिसका नाम है, इन मैडम का नाम है रो। तो जो ये नई सी कोई चीज़ आई है यहाँ पर, इनको हमने कहा रो, RHO, रो 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 रो। ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कौन है? रो। और इसको क्या नाम दिया गया है, यहाँ तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, लो ऊपर कर लेते हैं। इसको क्या कहते हैं? रो। रेजिस्टिविटी बता रहा हूँ, रोने का नहीं है, मैं समझाएगा। देखो देखो देखो, उसने कहा इट इज़ ऑब्जर्व दैट द एमिटर रीडिंग डिक्रीजेज टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल। तो लेंथ को डबल कर दो, करंट डिक्रीज हो गई होगा ऑब्वियसली, और आधा ही हो गया बच्चों, आधा हो गया। एमिटर रीडिंग इज डिक्रीज्ड व्हेन अ थिकर वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड सेम लेंथ इज यूज। ने कहा जैसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल किया गया तो एमीटर की रीडिंग बढ़ गई, तो हमने कहा इसका मतलब रेजिस्टेंस कम हुआ होगा। समझ में आ रही है आपको बात? बाखूबी समझ में आ रही होगी। मैं हजरम हजरत इधर देखें, बेहतरीन बेहतरीन बहुत शानदार इधर देखें बच्चे। तो भैया एमीटर की रीडिंग जो है वो बढ़ गई। एमीटर की रीडिंग क्या है, वो बढ़ गई कब? जब आपने थिक वायर यूज़ करी, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दिया। ऐसी तैसी गोली मार दूँ मैं इधर, देखो बच्चों। तो द सेम लेंथ and same length is used. A change in emitter reading is observed when a wire of different material of same length is used. तो उसने कहा ऐसा नहीं है कि डायमेंशन सेम रखो, डायमेंशन सेम रखो, आप मटेरियल चेंज करो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मटेरियल पे भी डिपेंड करती होगी बात। तो मैं एक बात बोलता हूँ, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है कंडक्टर के, और रेजिस्टेंस उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है जिस मटेरियल का वो कंडक्टर बना हुआ है। तो 3 ही बातें हैं बस, इसके बाद और कोई बात नहीं है। एक बात और बोलूँगा वो बाद में बोलूँगा,
टेम्परेचर टेम्परेचर सुना तो नहीं तुमने कुछ? चलो ठीक है। तो भैया वी ऑब्जर्व दैट रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड नेचर ऑफ मटेरियल। यही बात यहाँ पे छाप दी उसने। पढ़ के देख लो, पढ़ के देख लो, पॉज कर लो, पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। नेचर ऑफ मटेरियल पढ़ लिया, ठीक है। प्रिसाइज एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब ऐसा ना हो कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होता रहा हो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर चेंज होगा तो उस पर भी डिपेंड करती है ना यार, तो इसीलिए हम कह नहीं सकते, इसीलिए हम ऐसी बात नहीं कहेंगे। हम रिस्क क्यों लें, क्या पता एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट रहा हो बढ़ रहा हो, हम क्यों बात करें। हम तो ऐसी बात करेंगे कि भैया यूनिफॉर्म लेके आओ, तब होगी बात। तो ये वही बात है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, और यहाँ पे आ गया रो। तो इसको क्या कहते हैं, रो। क्या कहते हैं, रो इज़ अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसका नाम है, ऐसा नहीं है कहीं से भी आ गया, इसका भी नाम है भैया, इसकी बड़ी इज्जत है। बस इज्जत अपनी नहीं है भाई, अपनी नहीं है इज्जत। सुनो, तो इसकी भी इज्जत है बाबा, इसका भी नाम है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो जल्दी से इसको नोट्स में लिख लेना कि रो क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, ये इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल कहते हैं। और ये एक मटेरियल के लिए फिक्स होती है, ऐसा नहीं है कि चेंज हो रही है। कॉपर की बनी, कॉपर के लिए डिफाइंड है, कॉपर के लिए क्या है, डिफाइंड है। अब कॉपर की तुम एक पतली सी वायर कंसीडर करो, और चाहे तुम कॉपर की रॉड कंसीडर करो, समझ में आ रही बात। चाहे कॉपर की तुम एक बाल जितनी थिन वायर ले आओ, और चाहे कॉपर की तुम रॉड ले आओ, बात समझ गए, रॉड ले आओ, तो दोनों के लिए ही रेजिस्टिविटी क्या है, सेम है। बिकॉज रेजिस्टिविटी रो डिपेंड्स ओनली ऑन दी मटेरियल। ये मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये मटेरियल की डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करती मेरे बच्चों। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है, आ ही रही होगी। चलो अब इसके हम यूनिट की बातें कर लेते हैं भैया। देखो कैसे यूनिट किसकी निकाली जाती है। देखो तो रो आर का क्या फॉर्मूला है, रो एल अपॉन ए। तो रेजिस्टेंस के लिए बच्चों ने लगाया ओम, लेंथ के लिए बच्चे यूज़ करेंगे मीटर, और एरिया के लिए यूज़ करेंगे मीटर स्क्वायर, और रे रो 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 रे नहीं रो रे। तो क्या बन के आ जाएगा, देखो ओम इधर है, रो इधर है, मीटर और डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। समझ में आ रही तुम्हें बात। एक मीटर से एक मीटर को मार गिराओ, एक मीटर से एक मीटर को मार गिराओ तो क्या बचेगा, रो की यूनिट क्या आ जाएगी, ओम मीटर। ओम मीटर ओम मीटर ओम मीटर। सरप्राइज सरप्राइज को गड़बड़ कर, आई एम बैक। क्या कह रहा हूँ, ओम मीटर। द ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसके डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है। मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। अब इस बात के ऊपर सवाल भी बन सकता है, तुम हल्के में मत लेना इस बात को। मेटल्स एंड अलॉयज हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। मेटल्स अच्छे कंडक्टर कहे जाते हैं ना यार, मेटल कॉपर वॉपर की बनी हुई होती है वायर्स, तो मेटल है वो, तो उसकी रेजिस्टिविटी कम है, तभी तो वो अच्छा कंडक्टर में काउंट होता है। अलॉयज भी ऐसे होते हैं। ये वैल्यूज़ याद रही तो अच्छी बात, नहीं याद रही तो भी ठीक है। 10⁻⁻8 ओम मीटर की रेंज के होते हैं टू 10⁻⁻6 ओम मीटर तक। दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर लाइक रबर ग्लास। इनकी जो रेजिस्टिविटी है भाई देख रहे हो, यहाँ पे तो जितना ये कम था ना उतना ही बढ़ के मिल रहा है यहाँ पे। 10⁻12 और 10⁻17, 10⁻12 और 10⁻17, इतनी हाई रेंज, इतनी हाई रेंज। बात समझ में आ गई क्या। रेजिस्टिविटी तो भैया करंट क्या घंटा फ्लो करेगा। बोथ द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, बोथ द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। भैया यही वो बात है जो मैं तुमसे कह रहा था कि मैं एक तुम्हें बताऊंगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और टेम्परेचर पे डिपेंड करती है रेजिस्टिविटी। ये वाला फैक्टर बच्चे हमेशा मिस कर देते हैं, इसको स्टार मार्क कर लो, 2 3 4 5 स्टार लगा लो, दिमाग में नोट कर लो, चिपका लो इधर देखो। तो भैया सोने का नहीं है, ध्यान से सुनो मेरी बात। तो भैया ऐसा है क्या, देखो जो कंडक्टर है ना यार, मैं नीला पेन, नीला पेन, नीला नीला नीला, ब्लू ब्लू। तो भैया ये इलेक्ट्रॉन है, ये कौन है, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन है, एटम 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 है। तो भैया मैं तुमसे कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन जब निकलता है तो एटम्स उसको इधर ऐसे करके चिपकाने की कोशिश करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो कई बार इलेक्ट्रॉन फंस भी जाता है यार, इलेक्ट्रॉन है, बच्चा है, कभी कभी दिल मचल भी जाता है, बहक जाता है भाई। तो ठीक है चिपक गया तो जा नहीं पाया, तो रेजिस्टेंस बढ़ गया ना यार। लेकिन एक टेम्परेचर के ऊपर जो बात डिपेंड करती है उसको समझ लो, टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो
एटम और वाइब्रेट करने लगता है अपनी जगह पे बैठा बैठा, तो इलेक्ट्रॉन का निकलना और मुश्किल कर देता है। समझ में आ गई बात कि पहले तो बस ऐसे इशारे कर रहा था एक जगह बैठ के, लोअर टेम्परेचर पर ठंड लग रही थी और बस ऐसे छेड़ रहा था इलेक्ट्रॉन को, इधर आ इधर आ, और अभी टेम्परेचर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन ऐसे वाइब्रेट भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को ऐसे ऐसे घेरने की कोशिश भी कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो इलेक्ट्रॉन का निकलना और मुश्किल कर देता है। तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। क्या बोलता है? मैं पड़ेगा नहीं। ऐसा ऐसा बोलते तुम, पुष्पा में पड़ेगा नहीं। नहीं, मैं पड़ेगा, मैं उल्टा लेके आओ, मैं पड़ेगा ना, ऐसा नहीं, मैं पड़ेगा, मैं पढ़ाएगा। समझा? तो सुनो भाई, रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ सुनो, उसने यहाँ पे कुछ टेबल दी है और उसमें तुम्हें ये रिवील होगा। ओ बाय गॉड, बहुत छुपी हुई मिस्ट्री थी ना जो सॉल्व हो गई और रिवील हो गई। दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल्स। कह रहा है 2-3 मेटल को इंडिविजुअली देखो तो उनकी रेजिस्टिविटी जब आप देखोगे और जब उनको मिक्स कर दिया जब आप उनकी रेजिस्टिविटी देखोगे तो उसमें फ़र्क है। अलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, मेटल्स की कम है। ठीक है, रिवील्स दैट द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज जनरली हायर देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, हमने कहा नो प्रॉब्लम, तुम कह रहे हो, तुमने एक्सपेरिमेंट किया, हम मान लेते हैं। alloys do not oxidize burn readily at higher temperature। ये एक अच्छी बात है कि मेटल्स के कंपैरिजन जो alloys होते हैं उन वो हाइयर टेम्परेचर पर भी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाते हैं बिना ऑक्सीडाइज हुए। ऑक्सीडाइज होने से मतलब बिना जले, बिना ऑक्सीजन में जले। समझ में आई? ऑक्सीडाइज जलने से मतलब है यहाँ। Alloys do not oxidize, burn readily at higher temperature. For this reason, they are commonly used in electrical heating devices like electric iron toasters. टंगस्टन ये सबसे बेस्ट है जो बहुत जगह यूज़ किया जाता है। इज़ यूज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट्स इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेयरएज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन्स। तो इनकी रेजिस्टिविटी कम है, इनकी रेजिस्टिविटी कम है, तो इन्हें कंडक्शन में यूज़ किया जाता है। किन को? कंडक्टर्स को, मेटल्स को, कॉपर्स को। लेकिन जैसे कि टंगस्टन है, इनको हम बल्ब फिलामेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि ये इनका रेजिस्टेंस अच्छा खासा है, ये हीट कर जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, बट दे डो नॉट ऑक्सीडाइज ईजिली इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, ठीक है, उनका बर्निंग पॉइंट बहुत हाई होता है। ये फालतू की बकवास देख लेना रे, इसमें से कुछ नहीं, बस आपको ऑब्जर्व करना है कि जैसे जैसे यहाँ नीचे तो क्या लिखे हुए, ग्लास, रबर, इबोनाइट रॉड, ऐसे वैसे लिखे हुए, तो इनका रेजिस्टेंस देख लो। फिर धीरे धीरे जैसे ऊपर जा रहे हैं तो ये 16 से 14, फिर -6, यहाँ पे देख रहे हो ना कि फिर उसके बाद -8, फिर उसके बाद बस ऐसे कम ही होता जा रहा है। बात समझ में आ गई तुम्हें? चलो यहाँ पे एक सवाल देखते हैं। तो बच्चों देखो इस 12.3 क्वेश्चन, इसमें क्या है, एक बल्ब है जिसका फिलामेंट कितना है, 1200 ओम का है और 220 वोल्ट सोर्स पे लगा हुआ है। तो कह रहा है कितना करंट निकाल लेगा बाबा? 220 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। हम तो जानते हैं V इक्वल्स टू आई आर, हम तो पढ़े लिखे बच्चे हैं भाई, ऐसा थोड़ी। V इक्वल्स टू आई आर, तो I इज इक्वल्स टू V बाय आर, लीला लीला। चलो, फिर उसके बाद उसने कहा कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉयल विल ड्रॉ इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉयल इज़ 100 ओम। तो बच्चों ने कहा ओ माय गॉड, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन, इट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो कोई बड़ी बात नहीं है, V इक्वल्स टू आई आर से बच्चे कर लेंगे। उसने कहा यही है कि देखो दोनों को अलग अलग, दोनों अगर सेम वोल्टेज सोर्स पे भी लगाया जाए, दोनों का रेजिस्टेंस अलग है तो दोनों को करंट अलग अलग मिल रहा है। यहाँ पे है 0.18 एम्पियर बिकॉज द रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब इज़ very high while the current corresponding to electric heater is very high as its resistance is low. Okay, now we are heading towards the next question, that is 12.4, the electric potential difference between the terminals of an electric heater. Just pause the screen, read the question, then I'll discuss. Okay, यहाँ पे 60 वोल्ट लगा हुआ है। when it draws a current of 4 ampere from the source, what current will the heater draw if the potential difference is increased to 120 वोल्ट? तो हमने कहा बहुत बड़ी बात है बाबा, क्या बात है। तो पहली बार उसने जब आपको वोल्टेज दिया और उसने आपको करंट दी तो आप क्या करोगे? वोल्टेज और करंट को यूज़ करके उसका रेजिस्टेंस निकाल लो यार। अब अगली बार अगर आप उसमें पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा भी दोगे तो रेजिस्टेंस थोड़ी ना डिपेंड करता है उस पर, रेजिस्टेंस तो डायमेंशन पे डिपेंड करता है ना मेरे भाई। तो वोल्टेज आप बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो पहले आपने क्या किया, V बाय आई करके
रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर निकाल लिया और जैसे रेजिस्टेंस निकला फिर आपने अगली बार आपने वोल्टेज बढ़ाया और करंट निकाल लिया। बहुत ही शानदार। द करंट थ्रू द हीटर बिकम्स 8 एम्पेयर। करंट तो बढ़ना था ही भैया, जब आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट तो बढ़ेगा ही। अरे बोलो, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर। यार भाई सुनो भाई, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर कितनी है, 1 मीटर है और उसका रेजिस्टेंस कितना है, 26 ओम, यानी कि 26 ओम है 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसने कहा अगर उसका डायमीटर इतना था, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एट दैट टेम्परेचर। हमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है भैया, आपको क्या क्या दिया हुआ उसने, लेंथ दी हुई है, ठीक है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लोगे क्या, डायमीटर दे रखा है, तो पाई आर स्क्वायर वेयर आर इज इक्वल्स टू डायमीटर का आधा। मैं दोबारा बोल देता हूँ, लेंथ दे रखी है, उसका रेजिस्टेंस दे रखा है, एरिया निकल जाएगा कैसे, पाई आर स्क्वायर करके, रेजिस्टेंस क्या होगा, डायमीटर का आधा। तो आप बस खेलते जाओ, करते जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई 12.6 अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल जिसकी लेंथ दे रखी है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, लेंथ L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a। देखो जी, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल है यानी कि रो सेम रहेगी, यानी कि रो दोनों की सेम रहेगी। उसने हिंट दी कि सेम मटेरियल है, तो इफ़ दे आर नॉट चेंजिंग द मटेरियल देन द रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम। तो पहले वाले केस से आप जब उसका लेंथ L दे रखी है, एरिया A दे रखा है, रेजिस्टेंस 4 ओम दे रखा है, तो आप यहाँ से निकाल लो रो। फिर अगली बार जब आप रेजिस्टेंस निकालोगे नई वाली के लिए, उसकी लेंथ है L/2, रो ऊपर से निकाल लोगे। इस वाले केस से आप क्या निकाल लो, रो। तो फिर उस रो को आप यहाँ पे यूज़ करो, लेंथ नई वाली यूज़ करो L/2 और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 2a रखो, तो आपको आंसर मिल जाएगा आर न्यू ला। ठीक है, हो जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करूँ, लेंथ दे रखी है, एरिया दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, तो आप किस फॉर्मूले से, रो इज इक्वल्स टू, भाई आर है ना तुम्हारा, रो L/A, तो यहाँ पे रो निकल जाएगा R × A डिवाइडेड बाय L। इस रो को आप अगली बार यूज़ कर लो, किस में, जो अभी बताया आपको, इसमें इस रो को निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, ये जो रो आया। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस डिपेंड्स, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। तो मैं तो तुम्हें बताऊंगा ही नहीं, कि मैंने तुम्हें बता दिया है कि एल पर करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर करता है, और एक करता है टेम्परेचर पर, और एक करता है नेचर ऑफ मटेरियल पर। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, दैट इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, एंड द लास्ट वन इज नेचर ऑफ कंडक्टर। ठीक है, उसका मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, ठीक है, ये सब बातें। ठीक है बाबा। तो टेम्परेचर पे कैसे, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटेगा तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। ठीक है, फिर उसने कहा विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर, थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड टू सेम सोर्स बाय। Will the current flow more easily through a thick wire or a thin wire of the same material when connected to same source? तो सेम सोर्स से अगर आप कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, थिन मटेरियल, थिन वायर और थिक वायर में क्या है। तो कुछ नहीं बाबा, अभी तो समझाया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। थिन वायर से रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट को फ्लो करने में मुश्किल होगी, और थिक वायर से आसानी से।
तो अगला सवाल है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ ऑफ इट्स फार्मूला, व्हाट चेंज विल अकर इन द करंट। बाबा V इक्वल्स टू IR है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है, तो अगर इसको आप आधा कर दोगे तो करंट भी आधा हो जाएगा, दैट्स इट। Why are coils of electric toaster electric irons made of an alloy? अभी बताया आपको, rather than pure metal because alloys do not oxidize easily. Alloys do not oxidize easily. उनका boiling point मतलब उसका जो बर्निंग पॉइंट है वो बर्न नहीं होते इजीली, ठीक है। विच अमंग आयरन एंड मर्करी इज द बेटर कंडक्टर, ठीक है। विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। तो आप 12.2 टेबल यूज़ करो और इनका जवाब दो कि मरकरी है, मरकरी कहाँ गई आपकी, ये रही, और एक क्या है, आयरन। तो आयरन का रेजिस्टेंस है कम, वो अच्छा कंडक्टर है, और मरकरी का रेजिस्टेंस है आयरन के रिस्पेक्ट में तो वो पुअर कंडक्टर होगा। और सबसे अच्छा कौन है, सिल्वर है। तो सुपर कंडक्टर्स में सिल्वर की वायर्स यूज़ होती है क्योंकि उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हाई है, उसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम है। ये हो चुका है, ये हो चुका है, हाँ जी। तो रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर मतलब देखो ऐसा है कि मैंने आपसे ऐसी बात नहीं की ना, अब करूँगा। देखो जैसे कि भाई आप सब्ज़ी वाले के पास गए, आपने कहा मुझे 10 किलो आलू तोलने हैं, तो वैसा थोड़ी कि वो 10 किलो आलू का एक, आपने कहा मुझे, आपकी चॉइस है, आपकी मम्मी है तो मम्मी है, मम्मी ने कहा कि नहीं 9.5 किलो ही लेके आने हैं। अब वो स्पेशल आपके लिए 9.5 किलो का वेट थोड़ी ना बनवा के रखेगा। या आपकी मम्मी ने कहा ये तो 9.5 तो फिर भी चलेबल है, चल सकता है। आपकी मम्मी कहेगी 9 किलो 100 ग्राम ही लेके आना है, मम्मी तो मम्मी है, ठीक है, मम्मी ने जो कहा वो करना है, ठीक है, पुदीना भूल के आना है लेकिन। तो 9 किलो 100 ग्राम का स्पेशल तुम्हारे लिए वेट थोड़ी बनवा के रखेगा, लेकिन वो जोड़ तोड़ के उस कॉम्बिनेशन को बना लेगा। तो मैं यही तुम्हें यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि तुम्हें कहीं पे अगर रेजिस्टेंस चाहिए ज़्यादा तो वो ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, या कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तो वो वैल्यू का रेजिस्टेंस मार्केट में ऑलरेडी बन के रखा गया हो कि हाँ किसी दिन तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। तो कॉम्बिनेशन करके हम उस वैल्यू को अचीव करते हैं, कॉम्बिनेशंस यूज़ करके हम उस वैल्यू को अचीव करते हैं, ठीक है। तो चलो देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना कॉम्बिनेशंस बनाएंगे हम, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। अनपढ़ तो तुम भी हो, तुम भी थोड़ा बहुत तो पढ़े हुए होंगे, बाकी मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट्स यूज़ कर बनाएंगे हम कॉम्बिनेशन कर करके, ठीक है। हाउ अ कंडक्टर, हाउ द करंट थ्रू द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द रेजिस्टेंस, हम ये सब सीख चुके हैं। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रेजिस्टेंस in various combination. We now therefore intend to see how Ohm's law can be applied to the combination of resistors, ठीक है। तो दो कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज़ और एक पैरेलल। सीरीज़ कॉम्बिनेशन को पहचानने के लिए सिर्फ एक ही बात है कि आप एंड टू एंड लगाओगे, एंड टू एंड। देखो भैया रेजिस्टेंस, मैंने आपको बोला कि अगर आप डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहते हो, मेरी वीडियोस बनी हुई हैं, वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करो, उसके अंदर उसका प्लेलिस्ट का लिंक है, देखो बहुत डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, ठीक है। तो ये रहा R1, ये रहा R2, ये रहा R3, सबके एंड पकड़ के मिला दो। उत्तरी कहाँ भाग गए ये, सबके एंड पकड़ के मिला दो, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएंगे, सबके एंड एक साथ, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन अगर आप इन्हें एंड टू एंड जोड़ोगे कि एक का सिर और एक का मुंह और एक की टेल, पैर, तो ऐसे जोड़ोगे इनको तो वो सीरीज़ कहे जाएंगे। जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 रेजिस्टेंस हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इनको ऐसे कनेक्ट कर दो कि इसका तो मुंह इधर है, पाँव इधर है, तो दूसरे का मुंह इसके पैर जोड़ दो, फिर इसके पैर इस वाले के पैर हों और तीसरे वाले का मुंह हो, तो ऐसे करके इन्हें जोड़ दो, तो फिर इसे कहेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सबसे पहला आपके सामने यहाँ पे सीरीज़ कॉम्बिनेशन, कौन सा कॉम्बिनेशन है भैया, सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये दो कॉम्बिनेशन क्यों बनाए गए हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो भाई सबसे पहले सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए पढ़ लो। देखो करंट जो इधर, देखो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत हाई होता है। तो समझने वाली बात यह है
कि करंट उसमें से फ्लो होगा ही नहीं, यहाँ पे इधर साइड करंट आएगा ही नहीं। ये आइडियल वोल्ट मीटर है। कैसा है? आइडियल। अगर ये होता प्रैक्टिकल तो इसमें से करंट फ्लो हो जाता। पीछे से अगर आ रहा है 10 एम्पेयर तो यहाँ जाता 9 एम्पेयर, 1 एम्पेयर इधर चला जाता, या कुछ भी रैंडम मैंने एग्जांपल लिया है कि कुछ तो इधर साइड आएगा ही आएगा, कुछ तो वोल्ट मीटर से पास होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इधर से ही जाएगा। हिंदुस्तान में बना हुआ अगर होता तो हम जानते हैं हम हिंदुस्तानी कैसे हैं, तो क्या होता है भैया, इधर से निकल लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा निकल लेगा, तब 9 एम्पेयर इधर से जाएगा, 1 एम्पेयर इधर से। हमें अपनी प्रतिभाओं पे पूरा विश्वास है, ठीक है। मजाक कर रहे हैं। देखो 10 एम्पेयर, तो 10 एम्पेयर में से अब आइडियल की बात चल रही है, तो आइडियल में कुछ भी ऐसा है कि इधर से तो जाएगा नहीं। बात समझ में आएगी? सारा का सारा इधर से जाएगा, ठीक है। तो अब करंट सीरीज़ वाले जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब सीरीज़ में करंट चेंज नहीं होता, सीरीज़ में करंट सब में सेम रहता है। I1 R1 से भी, R2 से भी और R3 से भी, तीनों से करंट सेम ही फ्लो होगा, तीनों से करंट सेम ही फ्लो होगा। और जब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करोगे तो फिर वही बात है यार, ये तो आइडियल है, ये तो कैसा है? आइडियल। तो यहाँ से तो कोई करंट जाएगा नहीं, सारा का सारा करंट जो पीछे से आ रहा है वो इसी में डिवाइड हो जाएगा, I1 I2 I3 बन के, मतलब I इज इक्वस टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। जो पीछे से करंट आ रहा है वो इनमें ही डिवाइड हो जाएगा, वोल्ट मीटर से पास नहीं होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है। और सुनोगे अगर बात, यहाँ पे वोल्टेज जो इस कॉम्बिनेशन के अक्रॉस आने वाला है ना, इस पूरे कॉम्बिनेशन के अक्रॉस, मान लो 10 वोल्ट आया, तो भैया V1 यहाँ पे, V2 यहाँ पे और V3 यहाँ पे, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस की इसने कितना खाया 10 वोल्ट में से V1, इसने कितना खाया V2 और फिर इसने कितना खाया V3, तो इन तीनों का सम मिल के आएगा 10 वोल्ट। तो सीरीज़ वाले केस में पोटेंशियल डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। सीरीज़ वाले केस में, सीरीज़ वाले केस में पोटेंशियल डिवाइड होता है, सीरीज़ वाले केस में पोटेंशियल डिवाइड होता है, सीरीज़ वाले केस में पोटेंशियल डिवाइड होता है, सीरीज़ वाले केस में पोटेंशियल डिवाइड होता है। सर याद कर रहे हो क्या? अरे तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ ताकि तुम सुन लो। करंट 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 सीरीज़ में सेम है और पोटेंशियल डिफरेंट है, अलग अलग, ठीक है। ठीक है भैया। और यहाँ पे उल्टा है, इसमें पैरेलल में करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज हर एक के क्रॉस सेम रहेगा, ठीक है। यही बात समझने की है, यहाँ पे लिखा होगा, तुम पढ़ो समझ में आएगी, लेकिन यही बात समझनी है बस। तो सीरीज़ में देखो यार, यहाँ पे कुछ फालतू बातें कर रखी हैं, फालतू 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 बस। लेकिन ये बता दिया मैंने तुम्हें कि एमीटर जो वोल्ट मीटर है उसका रेजिस्टेंस कितना है आइडियल वाले का। आइडियल वाले वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट है, करंट उसमें से बिल्कुल भी फ्लो नहीं होगा, होगा ही नहीं। बात समझ में आई क्या? एमीटर का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, आप उसे सीरीज़ में जोड़ो, कहीं जोड़ो, कहीं जोड़ो। अगर आप कहीं जोड़ो से मेरा मतलब है किसी भी ब्रांच में ले जाके जोड़ दो, वो कहीं कोई रेजिस्टेंस में इन्वॉल्वमेंट नहीं देता। एमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है ज़ीरो, अंडा, ज़ीरो ज़ीरो। बात समझ में आ गई क्या? तो क्या कह रहे हैं तुमसे कि रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होता है ज़ीरो, उसमें कोई करंट वो रोकेगा नहीं, ठीक है। और वोल्ट मीटर के साथ उल्टा है, तो क्या एमीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाते हैं, वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इट मीन्स दैट इन सीरीज कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस थ्रू, ये सब वही बातें लिख रहा है जो मैं बोल चुका हूँ। देख लो, ठीक है। तो सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस हर एक के क्रॉस अलग अलग है और नेट क्या है उनका सम। तो सीरीज़ में पोटेंशियल अलग अलग होता है और सबका सम वही होता है जो नेट है, ठीक है बाबा। तो यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन भी इन्होंने करके दिखाया है कि मान लो ये 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, R1 R2 R3, R1 R2 और R3, इसके क्रॉस आया V1, इसके क्रॉस आया V2, इसके क्रॉस आया V3। करंट सभी से सेम ही जाएगा क्योंकि सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, करंट सभी से क्या जाएगा, सेम जाएगा, आई। तो V1 लिख दिया, V2 लिख दिया, V3 लिख दिया। तो फिर तुम्हें जैसे कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अभी समझाया, ठीक है।
तो V1 की जगह रख दिया, V2 की जगह रख दिया, V3 की जगह रख दिया, IR1 IR2 IR3, फिर I से I कॉमन लेके काट दिया तो रेजिस्टेंस आ गया सीरीज़ वाले केस में R1 + R2 + R3। समझ में आया ये RS = R1 + R2 + R3। बात समझ में आई क्या? उसने कहा कि हमने यही कॉन्क्लूड किया, तो ये जो लाइन लिखी है हमने, उसने कहा कि हमने यही कॉन्क्लूड किया है कि भैया जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनका सम मिल जाता है हमें अगर सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। क्या आपको ये वाली बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद उसने यहाँ पे कुछ फालतू बात करी क्या, 4 ओम इसका रेजिस्टेंस है, फिर उसने कहा कि भैया 20 ओम इसका रेजिस्टेंस है, बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 6 वोल्ट की बैटरी है। मैंने कहा भैया नेट रेजिस्टेंस ऐड कर दो, इसमें कौन सी मरने मिटने वाली बात है। 20 ओम इसका, 4 ओम इसका, कितना हो गया 24 ओम। यहाँ पे कितनी है 6 वोल्ट की बैटरी, तो 6 वोल्ट डिवाइडेड बाई 24 ओम, ऐसी तैसी भाड़ में जाए। 1/4 एम्पियर यानी कि 0.25 एम्पियर। अरे कातिल कातिल। और भी कुछ पूछा था क्या उसने? अच्छा, उसने पूछा कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप और इलेक्ट्रिक कंडक्टर कितना होगा। जब एक बार तुम्हें करंट पता लग गई कि यहाँ पे कितनी है 0.25 एम्पेयर, तो अब इसके अक्रॉस जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, V1। तो V1 = 0.25 इंटू 4 ओम, और V2 जो कि मैं इसके क्रॉस कहूँगा, ये इसके क्रॉस में कह रहा हूँ, मैंने लेट कर लिया कि इसके क्रॉस कितना है, V2 है। दोनों का सम मिला के 6 ही होगा, तो 0.25 इंटू 20 ओम जब करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 1 वोल्ट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 वोल्ट। समझ में आई बात? तो आना ही था 6, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा है कि एक इंटेक्स क्वेश्चन है, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम सर्किट। बैटरी है, 3 सेल हैं 2-2 वोल्ट के, और उनको सीरीज़ में लगा रखा है। तो नेट कितना हो गया मेरे भाई, देख सेल 1 लगा है, फिर दूसरा सेल लगा है, फिर तीसरा सेल लगा है, 3 ही सेल थे, 3 उसने बोला है, तो कितने हो गए 2 2 2। इसे कहते हैं सीरीज़ में लगना, इसे कहते हैं सपोर्टिंग सेंस में लगना। और अगर ये ऐसे लगे होते, ध्यान दे, अगर ऐसे लगे होते, उल्टे लगे होते एक दूसरे के, माइनस माइनस प्लस प्लस, बैटरी का जो ये छोटा वाला डंडा होता है ना यार, ये लोअर पोटेंशियल को बताता है। मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, अगर तुम डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो अपलोडेड हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखेगा, वहाँ चले जाओ, जम के पढ़ लो। अब तुमने कहा पढ़ना तो हमें है नहीं, हम तो मस्ती करने आए हैं, बैठे रहो सुनते रहो। राग भैरवी सुना दूंगा तुम्हें, दिन भर सदमे में रहोगे। सुनो मेरी बात, तो 2 वोल्ट को मार देगा यहाँ पे अपोज में है, तो इसे कहते हैं अपोज, इसे कहते हैं सपोर्ट में। तो उसने कहा कि जब तक उसने कुछ नहीं बोला तो आपको सपोर्ट में ही मानना है। 2-2 सेल लगा दिए, 2-2 वोल्ट के सेल लगा दिए, 5 ओम रेजिस्टेंस, 8 ओम रेजिस्टेंस, 12 ओम रेजिस्टेंस और एक प्लग की, सब सीरीज़ में लगा देगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, सीरीज़ में लगे हैं तो ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, 8 5 13, 13 12 कितना हो गया 25, तो 25 ओम हो गया, और 6 वोल्ट की हो गई बैटरी। तो ऐसी बड़े, मैं तो खामखा जी ने जोड़ तोड़ कर रहा था, बस एक सर्किट बनाना था। अब उसने कहा ऊपर वाले में ना एक वो लगा दो एमीटर, तो हमने कहा लगा दो, वो क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा करंट ही मेजर कर पाएगा, और तो उसकी बस की कुछ है नहीं। तो 6 वोल्ट की हो गई थी बैटरी, और कितना हो गया था 25 ओम का हो गया था रेजिस्टेंस। तो कितना आ गया, एमीटर की रीडिंग कितनी आ गई, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 25 ओम। समझ में आ गई क्या? तो 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 25 ये आ जाएगा करंट। सही जोड़ा ना मैंने? 8 5 13 13 13, ठीक है। अब उसने कहा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम बता दो, तो क्या होगा, तो हमने कहा करंट आ ही चुका है, इंटू 12 ओम कर दो, तो तुम्हें पोटेंशियल ड्रॉप मिल जाएगा जो 12 ओम रेजिस्टेंस खा रहा है। ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये क्या आ गया बच्चों, आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन आया है पैरेलल कॉम्बिनेशन आया है। तो भैया सुनो, यहाँ पे करंट डिवाइड होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे करंट डिवाइड होता है, इसमें I1 मान लिया, इसमें I2 मान लिया, इसमें I3 मान लिया, लेकिन सबके क्रॉस यहाँ पे पोटेंशियल V ही मिलने वाला है, यानी कि I1 इंटू R1 बोलो, I1 इंटू R1 बोलो V है, I2 इंटू R2 बोलो V है, I3 इंटू R3 बोलो V है। समझे मोहतरम?
गोली गोली गोली। देखो आई इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। तो I1 क्या हो जाएगा, यहाँ जो भी मैंने लिखा था और मिटा दिया। तो यहाँ से क्या है बाबा, इधर देखो, I1 क्या है V/R1, I2 क्या है V/R2, I3 क्या होगा, यहाँ से निकल के आएगा I2 इज इक्वल्स टू V/R2, और यहाँ से I3 निकल के आएगा V/R3। तो और इनके इक्विवेलेंट आपने एक सर्किट मान लिया, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना दो कि एक कोई यहाँ पे R इक्विवेलेंट बनेगा, R इक्विवेलेंट, मैं उसको RP से रिप्रेजेंट कर दूँ। तो यहाँ पे क्या बनेगा, करंट तो उसमें से भी यही बहेगा क्योंकि इस पूरे की जगह लगाया मैंने ये RP। तो करंट यहाँ से I आ रहा था, यहाँ से भी I ही आएगा, ठीक है। बैटरी V लगी हुई है, V लगी हुई है, तो V इज इक्वल्स टू I इंटू RP। तो यहाँ से I क्या है V/RP, पुट कर दिया, देखो सब पुट कर दिया। I1 क्या है V/R1, I2 V/R2, I3 V/R3, और I की जगह क्या पुट कर दिया V/RP। कैंसिल वगैरह करके तो आपको क्या पता लग गया कि रेसिप्रोकल का सम करोगे, हर रेजिस्टेंस का पहले रेसिप्रोकल करो, फिर उन सब का सम कर दो, फिर दोबारा रेसिप्रोकल करो, तब जाके मिलेगा आपको आंसर। देखो इसमें एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास। शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहीं से ड्राइव किया हुआ रिजल्ट है। अगर आपको दो रेजिस्टेंस दिख रहे हो तो डायरेक्ट आप उनका ये याद ही रखो, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 R2 डिवाइडेड बाय R2। ये पहले ऐड किया, पहले रेसिप्रोकल किया, फिर दोनों को ऐड किया, फिर रेसिप्रोकल करके फाइनल रिजल्ट है, आप ये याद रखो। और एक और, अगर आपको ऐसा कभी दिख जाए कि बहुत ज़्यादा दिखेंगे ऐसे सवाल, चुटकियों में करवा देता हूँ, ध्यान से देख लो। अगर कभी ऐसा दिखे R2R, तो आपको डबल वाले का 1/3 वही आंसर है, बस दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्या 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 सर, बता रहा हूँ, दोबारा सुनो, एक बार में समझ में आती नहीं तुम्हें। देखो जैसे कि यहाँ पे लगा हो 3 ओम और यहाँ पे लगा है 6 ओम, तो ये क्या हो गए, एक दूसरे का डबल है ना। तो इसका आंसर डायरेक्ट बता रहा हूँ, R इक्विवेलेंट जो इसका आएगा, डबल वाला कौन है 6 ओम, तो 6/3 यानी कि 2 ओम इसका आंसर है डायरेक्ट। बस कुछ नहीं देखना, बस ये चेक करना है कि एक दूसरे का डबल होना चाहिए। सर एक और करा दो, मैंने कहा भैया एक लगा है यहाँ पर 9 ओम और दूसरा लगा है उसके साथ यहाँ पर 18 ओम, तो बस कुछ नहीं देखना, 18/3 6 ओम इज़ द आंसर फॉर दिस कॉम्बिनेशन। 6 ओम विल बी द आंसर फॉर दिस। डबल वाले का 1/3 कर दो बस इसका, तो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो और सवाल करते हैं, सवाल है हमारे सामने, पॉज करके सवाल को पढ़ लो, सॉल्व करने की कोशिश करो, बाकी फिर मैं समझाता हूँ। उसने कहा कि यहाँ पे कोई फिगर दे रखी है क्या, 12.10। इस वाली फिगर में उसने रेजिस्टेंस दे दिए 3, 5 ओम, 10 ओम, 30 ओम, बस हो गया। फिर उसने कहा कि बैटरी लगी है 12 वोल्ट की, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर। तो ये कौन सी बड़ी बात है यार, अभी अभी तो तुम्हें बताया कि हर रेजिस्टेंस के क्रॉस सेम पोटेंशियल रहने वाला है। कितना लगा हुआ है 12 वोल्ट, तो 5 ओम के क्रॉस भी कितना है 12 वोल्ट, फिर 10 ओम के क्रॉस भी कितना है 12 वोल्ट, फिर 30 ओम के क्रॉस भी कितना है 12 वोल्ट। सॉल्व कर दो। I1 कितना आएगा, मैं इसको I1 बोल रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ I2, इसको मैं बोल रहा हूँ I3। 5/12 उल्टा लिख दिया, 12/5, 12 वोल्ट डिवाइड बाई 5 ओम। I2 कितना हो जाएगा 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 10 ओम, और I3 कितना हो जाएगा, और आज मैंने ये ऑन नहीं किया था, I3 कितना हो जाएगा 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 30 ओम। तो सारे एक से करंट निकल गई, टोटल करंट कितनी आएगी, तीनों का सम कर दो, I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे समझ में आया, I1 I2 है I3, इन तीनों का क्या कर दो सम, तो I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ये आ गया आपका नेट करंट। फिर उसने कहा द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, हमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है यार, 1/5, 1/10
और 1/30, इसको सॉल्व करो। पहले तो इसे सॉल्व करो, फिर जो आए उसका फिर से रेसिप्रोकल करो, तब जाके मिलेगा तुम्हें आर पी मिल जाएगा फिर तुम्हें। यहाँ पे क्या हो गया सवाल में, इसमें क्या दिक्कत हो गई, ठीक है। उसने कहा रेजिस्टेंस सबके चेंज कर दो, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दो, टोटल सर्किट रेजिस्टेंस बताओ, टोटल करंट फ्लोइंग बताओ। अभी करवाया ऐसा ही सवाल फिर दोबारा से पूछ रहा है। We have seen that in series circuit the current is constant throughout the electric circuit. Wow, very big thing. Thus it is obviously impracticable to connect an electric bulb and electric heater in series. देखो रेजिस्टेंस का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि रेजिस्टेंस में जब आप रेजिस्टेंस ऐड अप्लाइंसेज ऐड करते चले जाते हो तो रेजिस्टेंस ऐड होता चला जाता है। वाइल इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन व्हेन यू ऐड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, when you add electrical appliance or when you connected electrical appliance in parallel combination, then the resistance decreases, then the overall resistance decreases। समझ में आई बात। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को ही हम सपोर्ट करेंगे यहाँ पे। पैरेलल कॉम्बिनेशन के नारे लगाने शुरू कर दो, उसी के फ़ायदे हैं। आपके घर में भी जो भी हुआ हुआ है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन ही हुआ हुआ है। और सीरीज़ कॉम्बिनेशन में एक और दिक्कत है, अगर एक चीज़ ख़राब होती है तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर अगर एक नहीं चल रहा है तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो बाकियों के पास भी करंट पहुंच नहीं पाएगा। समझ में आ गई बात। लेकिन अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा, अगर एक चीज़ ख़राब हो भी गई तो बाकी के रास्ते तो खुले हैं। समझ में आ गई बात ये नहीं, तो बाकी के रास्ते खुले तो उन सब तो करंट पहुंचेगी, उन सब के पास तो करंट पहुंचेगी, सिर्फ और सिर्फ उसमें नहीं पहुंचेगी जो ख़राब है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बड़े फ़ायदे हैं, ठीक है। Thus, it is obviously impracticable to connect an electric bulb and electric heater in series because they need currents of widely different values to operate properly। और हाँ ये भी बात है कि सबको अलग अलग करंट चाहिए, और अगर वहाँ पे सीरीज़ में लगे हुए तो सभी को सेम करंट जाएगी, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज दैट इज़ दैट व्हेन कंपोनेंट फेल्स, ये बात मैंने आपको बता दी कि दूसरा भी काम नहीं कर पाएगा अगर एक ख़राब हो जाए। इफ़ यू हैव यूज फेरी लाइट्स, वो दिवाली वाली लाइट है चमचम, ठीक है। उसमें क्या होता है कि marriage celebration etc., you might have seen the electrician is spending a lot of time and trouble locating and replacing the dead bulb। तो यार जब सीरीज़ में लगे हुए हैं तो एक ख़राब हो तो सारे ख़राब हो बंद पड़े, अब हमें पता ही नहीं लगता कि कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा है, तो वो एक एक को चेक करता रहता है, पागल हो जाता है बिल्कुल ही, ठीक है। तो ऐसी बातें हैं, ट्रबल है। पैरेलल सर्किट में ये सब नहीं है, उनमें काफ़ी फ़ायदे हैं, वो सब बता ही दिया आपने। द टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन डिक्रीज्ड, ठीक है। दिस इज़ वेरी हेल्पफुल पर्टिकुलरली विच व्हेन ईच गैजेट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर डिफरेंट करंट टू ऑपरेट प्रॉपर्ली, ठीक है। ये सब बहुत ईजीली हो जाता है। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो 1 ओम और 10 की पावर 6 को जोड़ो, 1 ओम 10⁻³ ओम को जोड़ो और 10⁻⁶ को भी जोड़ो। भैया ये वाला रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेलल में अगर 3 रेजिस्टेंस लगें तो उनका रिजल्टेंट सबसे कम रेजिस्टेंस से भी कम आएगा। ऐसा समझाना चाह रहा हूँ, तुम्हारी मोटी अकल है तो मोटा एग्जाम्पल समझ में आएगा। 4 किलोग्राम का बच्चा, 8 किलोग्राम का बच्चा और 20 किलोग्राम का बच्चा, ये सब जुड़ेंगे अगर पैरेलल में। बच्चे कैसे जोड़ रहे हो पैरेलल में? अरे फुद्दू सा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि तुम्हारी मोटी अकल में आ जाए। तो अगर ये पैरेलल में जुड़ेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट 4 किलो से भी कम आएगा, ठीक है सर? हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। तो 4 किलोग्राम, 20 किलोग्राम और 100 किलोग्राम को भी अगर जोड़ोगे पैरेलल के साथ तो ओवरऑल रिजल्ट 4 किलोग्राम से भी कम आएगा। अब इसको यहाँ पे ऐसे समझो कि अगर 4 ओम, 10 ओम, 50 ओम का अगर जोड़ा जा रहा है तो ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन की वैल्यू आएगी पैरेलल में जोड़ने पर वो 4 ओम से कम आएगी। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस बात को स्टार मार्क लगा के लिख लो, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द ओवरऑल रेजिस्टेंस विल बी लेस देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन कॉम्बिनेशन। बात समझ आएगी? उस कॉम्बिनेशन में जो सबसे कम वैल्यू वाला रेजिस्टेंस होगा ना, ओवरऑल रिजल्टेंट उससे भी कम आएगा। हाय मैं मर जाऊँ क्या? मैं मर भी जाऊँ ना ये बात बोलते हुए, तुम समझोगे नहीं। पूरा भरोसा है मुझे तुम पे, भरोसे वाले हो तुम। तो भैया 1 ओम और 10⁻⁶ ओम को जब हमने जोड़ के देखा तो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रहा था लेस देन 1 ओम, और 1 ओम 10⁻³ ओम 10⁻⁶ ओम को भी जब मैंने जोड़ा तो ओवरऑल वैल्यू आ रही थी वो 1 ओम से कम आ रही थी। यही मेरा रिजल्ट है। अब अगला सवाल देख लो। इलेक्ट्रिकल लैंप है 100 ओम का, टोस्टर है 50 ओम का, वाटर फिल्टर है 500 ओम का, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स।
व्हेन व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स है। What is the resistance of an electric iron connected in the same source that takes as much current as all the three appliances? अच्छा, ओवरऑल वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये तीन जो लगे हुए हैं, जितना करंट ये लेंगे ना उतना ही करंट वो इलेक्ट्रिक आयरन ले रही है, बताओ उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो तीन रेजिस्टेंस ऊपर लगेंगे पैरेलल में, उनका जो भी रेजिस्टेंस आ रहा होगा उन्हीं के रेजिस्टेंस के इक्वल उसका रेजिस्टेंस होगा। समझ में आ गई तुम्हें बात? कितने के लग रहे हैं? 100, 50 और तो 100 ओम, 50 ओम और यहाँ पे 500 ओम। तो इनको सॉल्व कर लो यार, ऐसी कौन सी आफत आ गई। तो जो रेजिस्टेंस निकल के आरपी आएगा वही रेजिस्टेंस ऑफ आयरन है। वही रेजिस्टेंस ऑफ आयरन है। समझ में आ गई बात? व्हाट इज़ द करंट थ्रू इट। करंट निकालने के लिए क्या करो, आरपी जो तुमने सॉल्व कर लिया 550, 500 और 100 को सॉल्व करके तो 220 डिवाइडेड बाय आरपी कर दो तो करंट आ जाएगा। समझ में आ गई बात? व्हाट आर द एडवांटेजेस डिस्कस कर लिए। हाउ कैन थ्री रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2, 3, 6 कैन बी कनेक्टेड टू गिव टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम। तो ये तो भैया हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल है। मैंने तुम्हें बताया कैसे जोड़ सकते हैं। ये 2 ओम है, 3 और 6 अगर ये पैरेलल में जोड़े तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आएगा? 2 ओम। सर तू इतनी तेज़ कैसे जा रहा है? मैंने कहा भैया मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि अगर एक दो डबल वैल्यू, एक रेजिस्टेंस और दूसरा उसकी डबल वैल्यू का रेजिस्टेंस जुड़ेंगे पैरेलल में तो उनका जो कॉम्बिनेशन आएगा वो क्या आएगा? डबल वाले का 1/3। तो कितना आ जाएगा? 2 ओम। तो 2 और 2 मिलके हो जाएंगे 4 ओम, यानी कि 2 ओम और यहाँ पे कैसे 3 ओम को और 6 ओम को लगा दो पैरेलल में। समझ में आ गई बात? तो आपको मिल जाएगा 4 ओम। 1 ओम निकालना है। 1 ओम कैसे निकालें? 1 ओम, हाँ जी। तो 3 और 6 को जोड़ के क्या आ रहा था पैरेलल में? 2 ओम आ रहा था ना। तो 3 ओम 6 ओम का जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या बनेगा? 3 ओम और यहाँ पे क्या है? 6 ओम। तो ये कितना आ रहा है सॉल्व करके? 2 ओम। तो इसी के साथ लगा दो ना यार एक 2 ओम। जब इक्वल वैल्यू के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगते हैं तो ओवरऑल उनका आधा आता है। तो 2 ओम यहाँ से आ गया और ये वाला 2 ओम, इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 ओम। तो यानी तीनों पैरेलल में लगे हैं। तीनों कैसे लगे हैं? पैरेलल में। सर आपने ये क्या बोल दिया कि इक्वल लगे हों? तो भैया बात कुछ ऐसी है कि अगर यहाँ पे 100 के दो रेजिस्टेंस लगे हों और दोनों ही पैरेलल में लगा दिए गए हों तो उनका जो रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा 50 ओम। 50 ओम आंसर आएगा, उनका आधा। ठीक है। व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय दिस कॉम्बिनेशन। भैया सबको सीरीज में लगा दो एक बार, सबको पैरेलल में लगा दो, बस बात खत्म। हाईएस्ट और लोवेस्ट दोनों ही मिल जाएंगे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के 3 इफेक्ट होते हैं भैया, 3 इफेक्ट होते हैं। एक होता है एक होता है 3 इफेक्ट होते हैं। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, एक होता है केमिकल इफेक्ट और एक होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और एक होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट आप यहाँ पढ़ोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अगला चैप्टर है यानी कि आपका मैग्नेटिज्म। और केमिकल इफेक्ट आप पढ़ोगे क्लास 12th में केमिस्ट्री में कि उसके केमिकली क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या है? तो देखो ध्यान से सुनो कि जो सेल है या बैटरी है वो क्या है? एनर्जी की सोर्स है। ठीक है, क्या है? एनर्जी की सोर्स है। अब इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जाइज करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन पैदा करते हैं। ये बात हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं दैट बैटरी और सेल एनर्जाइजेज एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन सर्किट में पहुंचता है, सर्किट में पहुंचता है तो वहाँ कंडक्टर है, कंडक्टर है तो वहाँ पे एटम्स हैं, एटम्स इलेक्ट्रॉन को रोकने की कोशिश करेंगे। क्या कहा मैंने? इलेक्ट्रॉन को एनर्जाइज करके तुमने तैयार करके कमांडो बना के भेज दिया, एनर्जी दे दी भर के उसको। अब वो गया सर्किट के अंदर, सर्किट में वहाँ पे कौन है? एटम बैठा हुआ है। एटम उसको कहेगा इधर आ, उसको टकरवाएगा, कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन का बाकी इलेक्ट्रॉन के साथ, एटम के साथ, ऐसे कोलिजन होगा। तो वो इलेक्ट्रॉन
कि एनर्जी वहाँ पर लूज़ होगी। अब हम तो कहते हैं भैया एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी बैटरी ने उसके बैग में भर के दे दी थी, तो वो जब सर्किट से जा रहा था तो क्या हुआ, क्या हुआ, वो एनर्जी कहाँ गई, वो जब बाहर निकल के आया ना कंडक्टर से, तो उस एकदम ख़त्म था भाई, एकदम एकदम ऐसे लटका हुआ आया। जब बैटरी ने किया तो ऐसे करके गया था, और जब आया बाहर तो ऐसे करके आया। तो बाकी एनर्जी कहाँ गई, वो एनर्जी कंडक्टर ने रेजिस्टेंस के बहाने से खींच ली, उसे उसे उसके रास्ते में पत्थर डाल दिए। तो भैया क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन उनसे टकराया, फिर बची कुछ एनर्जी को समेट के वो फिर से खड़ा हुआ, तो एनर्जी लूज़ करता हुआ आया। ओवरऑल मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूँ। तो जो एनर्जी वो लूज़ कर रहा है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट नज़र आती है। अब यही सारी बकवास मैं तुम्हें यहाँ पढ़वा देता हूँ। We know that the cell or battery is a source of electric energy. The chemical reaction within the cell generates electric potential difference between its two terminals. बकवास बात है, तुम ध्यान मत दो। बस इतनी बात है कि केमिकल रिएक्शन अंदर सेल के अंदर होती है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस दे रही है, कोई मतलब की बात नहीं है। मतलब की बात ये है, दैट सेट्स द इलेक्ट्रॉन इन मोशन टू फ्लो द करंट, मतलब वहाँ से वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलती है, ठीक है, टू फ्लो द करंट थ्रू अ रजिस्टर और अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड टू द बैटरी। उन सभी से फ्लो होने के लिए जो रेजिस्टेंस सर्किट से कनेक्टेड हैं उन सभी से फ्लो होने के लिए एनर्जी दी जाती है। वी हैव ऑल्सो सीन दैट टू मेंटेन करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। ये बात हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि बैटरी को कंटिन्यूसली एनर्जी देनी पड़ती है। कंटिन्यूसली क्या करनी पड़ती है, एनर्जी देनी पड़ती है कि करंट फ्लो मेंटेन रहे। समझ में आई बात? जैसे कि तुम अपनी बाइक को लगातार ऑन रखते हो, चलाते रहो, तो ऐसा नहीं कि तुमने एक बार 60 की स्पीड बना ली तो फिर उड़ते जा रहे हो। टू मेंटेन द करंट द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। तो ये एनर्जी जाती कहाँ है, तो भैया तुम्हारी जो बाइक की एनर्जी है वो कहाँ, फ्रिक्शन से लड़ने में जा रही है, और यहाँ पे जो है वो कंडक्टर के रेजिस्टेंस से लड़ने में जा रही है। अ पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इन मेंटेनिंग द करंट मे बी कंज्यूम्ड into useful work like in rotating the blades of electric fan। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा रहा है, और रेस्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी मे बी एक्सपेंडेड इन हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट। बस कभी भी फिजिक्स वालों के पास अगर एनर्जी का कोई जवाब नहीं होता कि एनर्जी कहाँ गई, तो वो कहते थे हीट 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 हीट, बस उसका कोई आगे तोड़ ही नहीं है जवाब का, ठीक है। तो वी ऑफन ऑब्जर्व दैट इन आवर डेली लाइफ, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फैन बिकम्स वार्म इफ़ यूज़ कंटिन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम। और ये कुछ हद तक गलत भी नहीं है, ठीक है। बाकी हीट गई कहाँ भाई, हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो गई यार, और कहाँ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड इफ़ इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ प्योरली रेजिस्टिव, प्योर रेजिस्टेंस है वहाँ पे, तो क्या है, कहाँ गया भैया, fan becomes, on the other hand if electric is purely resistive, that is configuration of resistors only connected to battery, the source energy continuously gets dissipated entirely in the form of heat। तब सिर्फ हीट ही हीट की फॉर्म में निकलेगी। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो ये हीटिंग इफेक्ट में दिख रही है ना, ये एनर्जी की रेजिस्टेंस की वजह से है। इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी जो उसके बैग में है वो वहाँ पे टकरा जाता है, और उसकी एनर्जी वहाँ पे खर्च होती है। तो वो जो एनर्जी कंडक्टर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, बस वही 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 बस वही हीट की फॉर्म में नज़र आती है। अब वो कितनी है, अब मैं तुम्हें यहाँ उसका फॉर्मूला समझा देता हूँ, फिर हम अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं, अपने अपने घर जाते हैं, ठीक है भाई। तुम चैनल को सब्सक्राइब ना करना, मैं जानता हूँ नहीं करोगे नहीं करोगे नहीं करोगे। अरे भैया कर दो, कमेंट सेक्शन में हमसे थोड़ी सी बातें कर लो, हमें भी अच्छा लगेगा। 1 घंटे की वीडियो बनाना मजाक नहीं होती यार, लगातार बोलना कुछ तो यार, मतलब यार एक लाइक एक शेयर कुछ कहीं पे कर दो यार, अपने दोस्त लोगों को सजेस्ट कर दो। क्या चाहिए हम मास्टर लोगों को, प्रसिद्धि चाहिए यार, कुछ ले थोड़ी रहे हैं तुमसे, सब कुछ दे रहे हैं भाई, फ्री है, फ्री फ्री। और ऐसा नहीं है हम बहुत अमीर हैं, कुबेर के खजाने, हमारे हमारे बाप दादाओं ने बहुत ज़मीनें बना के रखी हैं। अरे ऐसी काम धंधा करने वाले हैं, ये तो पढ़ाने का एक पैशन है जो बस है यहाँ पे, ठीक है। सपोर्ट करो, तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए। देखो तो यहाँ पर ऐसी बात हो रही है, कंसिडर अ करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस आर, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी। उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तो देखो यार बात कुछ ऐसी है, इसे तुम फिलहाल, जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, तो वर्क डन लग रहा था कि नहीं लग रहा था, एनर्जी खर्च हो रही थी कि नहीं। तो यहाँ पे इस बात को ऐसे समझाया गया है कि अगर करंट आई फ्लो हो रहा है तो टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो करवा देगा,
Q, और Q क्या होगा, Q इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था तुम्हें मैंने, सॉरी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बताया था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो कितना वर्क डन हुआ इस पोटेंशियल डिफरेंस से, इतना करंट फ्लो कराना इतने टाइम तक। दिमाग की बत्ती खुल गई होगी, एकदम जल गई होगी। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे हो जाते हैं कुछ काम की बात करने लग जाओ तो एकदम ऐसे कि कुछ हो ही नहीं। देखो भाई, यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है, टी टाइम तक फ्लो हो रहा है, तो कितना चार्ज फ्लो गया होगा, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है वी। अब वी क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क डन पर यूनिट चार्ज समझ में आ रहा है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये पोटेंशियल है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अब वर्क डन को कैसे निकालोगे, V इज इक्वल्स वी इंटू क्यू, और Q क्या है, I इंटू टी, तो वी आई टी। इतना क्या हो गया, ये वर्क डन हो गया। अब पार अगर निकालनी है तो पार क्या होती है, जितना वर्क डन हुआ उसको टाइम से कर दो डिवाइड, यानी कि वी आई, ये हो गई पार। देख लो ये सब बकवास लिख रखी है उसने यहाँ पे। तो पार निकालने के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, वी आई। पार का फॉर्मूला क्या हो गया, वी आई। अब इसको अगर रेजिस्टेंस की टर्म में लिखना चाहो, V इक्वल्स टू आई आर होता है मेरे भाई, V इक्वल्स टू आई इंटू आर होता है। तो यहाँ पे आई आर लिख दो और ये आई लिख दो, तो ये क्या हो गया, आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, आई स्क्वायर इंटू आर। तो ये क्या हो गया, हीट, मतलब जितना भी ये वर्क डन हो रहा है ना, ये इन द फॉर्म ऑफ हीट ही निकलता है, वी आई टी। दिस एनर्जी गेट्स डिसिपेटेड इन द रेजिस्टर्स as heat, thus for steadily current the amount of heat H produced in time t VIT। बात समझ में आई। चैप्टर तो ख़त्म करूँगा ही करूँगा भाई। जिसे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कह देते हैं। जैसे कि हीट है ना, तो वी, ये वर्क डन कितना आया था, वी आई टी, यानी कि आई आर इंटू टी। वी को आई आर पुट कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। दिस इज़ नोन एज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब ये कह रहा है कि हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मैंने कहा अच्छा, इतनी बड़ी बात। हीट जब आई स्क्वायर आर टी तुमने कह दिया, तो हीट आई करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हीट रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितने टाइम तक फ्लो करवाओगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसी को यहाँ बकवास करेगा। ठीक है, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा। इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस व्हेन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज कनेक्टेड, वोल्टेज सोर्स यूज आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू इट। बकवास। इलेक्ट्रिकल आयरन है, कितनी एनर्जी कंज्यूम। अच्छा हाँ भाई, पार की यूनिट क्या होती है भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट मज़ेदार बात बताता हूँ। ठीक है, पार की यूनिट क्या होती है, वॉट। वो क्या आ चुकी है यहाँ पे, वी आई। पार का फॉर्मूला क्या आ चुका है, वी आई। तो कहने को तो तुम इसको वी को वोल्ट लिख दिया और करंट को लिख दिया एम्पेयर, तो तुम कह दो कि यार वोल्ट एम्पेयर, लेकिन इसको वोल्ट एम्पेयर नहीं वॉट कहते हैं। तुम नवी पास हो, 9th क्लास अगर तुमने पढ़ रखी है तो तुम्हें पता होगा कि पार की यूनिट क्या होती है, वॉट होती है। तो अगर कहीं पे अगर किसी बल्ब पे लिखा है 40 वॉट, तो इसका मतलब क्या है मेरे भाई, 40 वॉट का मतलब है कि 40 जूल्स एनर्जी पर सेकंड खाई जा रही है। तो 100 वॉट का जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसका मतलब क्या है कि 100 जूल्स एनर्जी पर सेकंड खाई जा रही है। 500 वाट का कोई अगर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो उसका मतलब 500 जूल पर सेकंड खाई जा रही है। अरे मर जाओ अगर नहीं समझ में आ रही है बात। नहीं मरोगे क्या यार, ठीक है ना, पढ़ो मज़े करो। और वैसे अगर तुम वीडियो देखते देखते अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो इसका मतलब पढ़ तो रहे हो। सुनो ध्यान से, तो यहाँ पे अगर लिखा है 840 वॉट, तो इसका मतलब कितनी खा रहा है वो, 840 जूल्स पर सेकेंड व्हेन हीटिंग इज एट द मैक्सिमम रेट। 360 watt when heating is at minimum. The voltage is 220 volt. What are the currents and resistance in each case? तो भैया 840 जब हो रहा होगा वॉट, तो वी आई, तो वोल्टेज तो 220 है, 220 इंटू करंट,
तो करंट निकल के आ जाएगी 840 इज इक्वल्स टू 220 इंटू आई। फिर अगली बार जब बात कर रहे हो कि 360 वाट है तो उस दिन क्या होगा, 360 इज इक्वल्स टू, अरे समझ में आ रहा है, 360 इज इक्वल्स टू, डिग्री नहीं रहे, 220 इंटू करंट। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगी, व्हेन हीटिंग इज एट मिनिमम, तो यहाँ से अब ये वाली करंट आ जाएगी ईच केस में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 जूल ऑफ हीट इज़ प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, यानी कि 100 वाट पार हो चुकी है। देखो ये आ गई वही वाली बात जो भी बताई, 100 जूल एनर्जी अगर 1 सेकंड में खाई जा रही है तो पार कितनी हो चुकी है, 100 वाट। रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम का है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो क्या है यहाँ पे, वी आई जो तुम्हारा पार का फॉर्मूला है ना यार, ये लिख लो इसको, आई, इसको आई आर पुट करोगे वी को तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर, और अगर तुम आई को पुट करोगे वी बाय आर तो वी इंटू वी बाय आर, तो ये क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर। तुम्हारे 3 फॉर्मूले हो गए, कौन से फॉर्मूले हो गए, वी आई हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया और वी स्क्वायर बाय आर। तो जैसे अब यहाँ पे तुम्हें क्या दे रखा है, नोट कर लो इसको पॉज करके, तो यहाँ पे जैसे क्या दे रखा है, 4 ओम दे रखा है और यहाँ पे क्या दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ लिया, ठीक है। तो वी स्क्वायर बाय आर लगाओ, तो वी कितना हो गया, कितना हो गया वी भाई मेरे, 100 जूल्स ऑफ हीट पर सेकेंड इन ईच सेकेंड। तो मैं तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, वी स्क्वायर बाय आर, तो 400 वोल्ट होना चाहिए। क्या हो गया मेरे से, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। कुछ तो गड़बड़ है दया। ओह कैसी बात है ना ये। तो यहाँ पे क्या था, 100 वाट, तो 100 इंटू 4 सही तो था, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400 आ गया ना, वी स्क्वायर 400 आया, तो इसको स्क्वायर रूट भी तो करोगे तो आएगा 20 वोल्ट। यहाँ पे इन्होंने किसी और तरीके से कर रखा है, उसका लोड मत लो, पहले उन्होंने क्या करा, करंट निकाल लिया आई स्क्वायर आर टी से, करंट आई स्क्वायर आर टी से, तो उन्होंने क्या निकाल लिया, 1 सेकेंड, टी को 1 सेकेंड रख के, बात वही है। तो पहले करंट निकाला, फिर करंट इंटू रेजिस्टेंस करेंगे तो उन्हें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, यानी कि वोल्टेज मिल जाएगा। वाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट डज, वाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो वाइल द हीटिंग एलिमेंट। बकवास बात है बाबा, बस वही है कि जिसका बर्निंग वाला कि अलॉयज इजीली बर्न नहीं होते। कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे और पोटेंशियल डिफरेंस है 50 वोल्ट, तो तुम्हारे पास चार्ज दे रखा है और कितना टाइम दे रखा है, तो Q डिवाइडेड बाय T करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, और करंट इंटू पोटेंशियल करोगे तो आपको मिल जाएगी पावर। पोटेंशियल के नाम पे क्या है तुम्हारा 50 वोल्ट, करंट क्या है मेरे बच्चों, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 9600, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 1 घंटा नहीं रख देना यहाँ टाइम की जगह, बेवकूफ़ कहेंगे। 1 इंटू 60, ये मिनट्स बन चुके हैं, अब ये 60, अब ये बन चुका है सेकेंड्स, यानी 3600। ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पर अब आगे की बात सुन लो यार, ये वाला पैरा खुद से पढ़ लो, कुछ फालतू बातें लिखी हुई हैं। फालतू से मेरे कहने का मतलब यार, ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, कि जो बल्ब्स होते हैं ना उनके अंदर इतना वो जो ये है इंपॉर्टेंट बात। यहाँ पे शुरुआत में कुछ फालतू बातें लिखी हैं, एकदम घरेलू बातें लिखी हैं। ये लिखी है, द इलेक्ट्रिक बल्ब इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब एज एन इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो लाइट, वो जो बल्ब है ना जो लाइट दे रहा है, तो पहले तो उसका जो फिलामेंट है वो हीट कर गया, गर्म हो गया, तो वो हीटिंग में भी जा रही है उसकी एनर्जी, फिर कुछ पार्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का वो लाइट एनर्जी में भी कन्वर्ट कर देता है। बात समझ में आ गई क्या? Here the filament must retain as much as heat as generated is possible so that it gets very hot and emits light। ठीक है, वो जलने लगे और वो मतलब बर्न ना हो। और इस बात को ना मतलब इट मस्ट नॉट मेल्ट एट सच हाई टेम्परेचर, तो हमें ऐसा मटेरियल चाहिए
अ स्ट्रॉन्ग मेटल विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन, उसका होता है 3380। अरे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी गर्म हो जाता है भाई। 3380 डिग्री सेल्सियस में बात करूँ तो सोचो क्या टेम्परेचर होगा वो, तुम्हारी और मेरी सोच से भी बहुत परे है। इज़ यूज फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट्स, द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल। अब हम उन्हें इंसुलेट करते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन, मतलब वो बर्न ना हो, उन्हें ऑक्सीजन ना मिल जाए जलने के लिए। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर बाहर निकल के मैं ये शॉर्ट बनाऊंगा, मैं ये शॉर्ट में दिखाऊंगा कि बल्ब को अगर तोड़ के जलाते हैं तो 1 सेकंड भी नहीं जल पाता, वो आग लग जाती है उसमें, उसे ऑक्सीजन मिलती है। तो वहाँ पे हम इनर्ट गैस रखते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि आर्गन, ठीक है। और बल्ब बहुत देर तक जलता रहे बिना जले, बिना आग लगे, मेरे कहने से मतलब है चलता रहे बिना आग लगे। मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर्स एज हीट, ज़्यादातर पार्ट उसकी हीट में चला जाता है और स्मॉल पार्ट उसका लाइट एनर्जी में आता है। अनदर कॉमन एप्लीकेशन जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एज फ्यूज़। देखो घर में एक फ्यूज़ का कॉन्सेप्ट है जो आज MCB से रिप्लेस कर दिया गया है, मास्टर सर्किट ब्रेकर, मिनिएचर सर्किट भी कुछ लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझाया कि अब ये, हाँ, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग यहाँ पे कैसे यूज़ होता है। तो देखो जो वो फ्यूज़ है, जैसे ही हीट ज़्यादा डेवलप हो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखते हैं हम, कि जैसे ही कुछ आग लगने वाली कहीं हो, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट होने वाला हो, तो वहाँ पे इतनी हीट जनरेट हो जाए और एकदम से वो टूट जाए, और जैसे ही वो टूटे करंट रुक जाए, घर में पूरी जगह इलेक्ट्रिसिटी रुक गई। अब तुम समझ जाओ कि कहीं कोई खतरा था जो फ्यूज़ अपने ऊपर टाल के चला गया। तो फ्यूज़ का जो वायर है उसको ऐसी रखनी है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो ताकि वो जल्दी से मेल्ट होकर सर्किट को तोड़ दे। समझ में आ रही है आपको बात? जल्दी से वो मेल्ट होके सर्किट को ब्रेक कर दे और अंदर कहीं भी अगर नुकसान होने वाला है वो ना हो। तो ये है फ्यूज़ का कॉन्सेप्ट। तो फ्यूज़ का क्या रखा जाएगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो हो, रेजिस्टिविटी हाई हो। तो फ्यूज़ वायर के लिए कुछ 2 बातें पूछी जाती हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक फ्यूज़ वायर की। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे नोट कर लो, लिख लो, दिमाग में चिपका लो, अरे भैया सुन लो सुन लो सुन लो, काम की बात है। तो व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड बी present in a fuse wire? What are the main characteristics that we should keep in mind while opting a fuse wire? So you have to note 2 points. First one, its melting point must be low. Second one, its resistivity must be high so that it will generate more heat in less time. बात समझ में आई आपको? It consists of piece of wire or alloy appropriate melting point, for example aluminum, copper, iron, lead. If current large than the specified value flows through the circuit, अगर जितनी करंट तुमने वहाँ पे अलाउ कर रखी है उससे ज़्यादा आएगी तो वो मेल्ट होकर सर्किट को ब्रेक कर देगा। If current larger than the specified value flows through the circuit, the temperature of the fuse wire increases. This melts the fuse wire and breaks the circuit. The fuse wire is usually encased in a cartridge, porcelain and similar metal ends. बकवास। दिस फ्यूज डोमेस्टिक वायर्स पर्पज आर रेटेड 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर। जो फ्यूज़ बनाए जाते हैं 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर 3 एम्पेयर, कोटा में एक इंडस्ट्री IL के नाम से एरिया, वहाँ पे फ्यूज़ ही बनाए जाते हैं, ठीक है। द फ्यूज डोमेस्टिक वगैरह वगैरह। चैप्टर तो मैं ख़त्म करेगा अभी। कि अगर आपको इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ करनी है 220 वोल्ट पे और करंट ऑफ 1000 डिवाइडेड बाई 2220, मतलब 1000 और 1 किलोवाट का है ना, तो इतना करंट आपको चाहिए। तो 4.54 एम्पेयर 4 एम्पेयर विल फ्लो इन द सर्किट। तो 4.54 की ज़रूरत है, तो तुमने 5 एम्पेयर का लगा था कि भैया ज़्यादा से ज़्यादा 5 एम्पेयर फ्लो हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा कहीं पे फ्लो हो गया तो अंदर आग लग के वो फ्यूज़ टूट जाएगा और सर्किट बच जाएगा, अंदर बच जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा, अंदर वाली जो कहीं सर्किटरी है वो बच जाएगी आग लगने से। इलेक्ट्रिकल पावर में तुम्हें समझा चुका हूँ, ये 1 वोल्ट एम्पेयर। तो मैं तुम्हें ये भी समझा चुका हूँ कि एक 10 वोल्ट का क्या मतलब है, 10 एम, क्या बोल लिया हूँ मैं, 10 जूल्स खाएगा इन 1 सेकेंड। अब 10 जूल्स कैसे बनेगा, और इसको ऐसे भी देख सकते हैं VI। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे कि 1 वोल्ट की बैटरी 1 एम्पेयर करंट जनरेट करे तो कितनी पावर डिलीवर कर रही है, 1 वॉट की पावर डिलीवर कर रही है।
एक कमर्शियल यूनिट है यार एनर्जी की, इसे पढ़ना। कोई डाउट हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछना। 1 वाट आर एक कमर्शियल यूनिट एनर्जी है। जो आपके घरों में मीटर लगे हों उनके अंदर एनर्जी ऐसे ही नोट की जाती है। कह रहा है 1 वाट आर या 1 किलो वाट आर, इसका मतलब ये है कि 1000 वाट का इलेक्ट्रिकल अप्लाइन 1 घंटे तक लगातार इस्तेमाल हो तो जितनी एनर्जी वो खाएगा उसे हम 1 यूनिट कहेंगे। मैं दोबारा बोलता हूँ 3 बार बोलता हूँ। 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जब 1 घंटे तक लगातार इस्तेमाल होगा तो जितनी एनर्जी ये खाएगा वो 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाएगा। जैसे आप कहते हो ना कि भाई 50 यूनिट फूक गए, 100 यूनिट फूक गए, मम्मी पापा ऐसी बातें करते कभी मिले होंगे कि बिल बहुत बन गया, यूनिट फूक गए, तो ये इतना 1 यूनिट है। तो ऐसा सुनो ध्यान से, 1 किलो वाट 1000 वाट हो गया और 3600 सेकेंड तक लगातार चला तो कितनी एनर्जी खा गया वो? 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। तो इसको कहते हैं हम 1 इलेक्ट्रिकल यूनिट। ठीक है। मैनी पीपल थिंक दैट इलेक्ट्रॉन आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट। बकवास बात है, इतनी टट्टी बात है ना ये। लोग सोचते हैं कि इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स कंज्यूमर है, घंटा साल एनर्जी खाई जाती है। भाई दिस इज़ रॉन्ग। वी पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी, मतलब उन्हें जो बिल पे करते हैं वो हम एनर्जी का पे करते हैं, ना कि साले इलेक्ट्रॉन्स के लिए। समझ में आया? जब यहाँ तक पढ़ लिया तो 2 सवाल भी देखते जाओ, ऐसी भी क्या मौत आ गई। ध्यान से सुनो। इलेक्ट्रिक का बल्ब है, 220 वोल्ट पे लगाया गया है, करंट है 0.5 एम्पेयर, पावर कितनी होगी? ऐसी तैसी आग लग जाए दुनिया में, इतने घंटा न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहा है ये एनसीईआरटी वाला, कोई लेवल नहीं एनसीईआरटी का। 10th में फिजिक्स के मामले में 11th 12th में बात नहीं करना भैया, ऐसी तैसी आग लगा देगी, इतनी खतरनाक है। V/I बस 10th तक के एनसीईआरटी आसान है। V/I फिजिक्स के केस में V/I कर दो, मिल जाएगा। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है 400 वाट का, 8 आवर्स पर डे चलता है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट 30 डेज? और 3 रुपये का यूनिट है किलोवाट आवर। तो 400 वाट का चलेगा, 8 घंटे चलेगा एक दिन में। तो 400 वाट का मतलब है 400 जूल्स खा रहा है 1 सेकंड में। तो 8 घंटे में कितनी खाएगा? 8 से मल्टीप्लाई करो, फिर 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर 60 से मल्टीप्लाई करो, तो इतनी एनर्जी तो वो खा गया। ठीक है। और 30 दिन तक ऑपरेट हो रहा है ये, तो एनर्जी आई कितनी पर डे? अब इसे 30 से और मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें पूरे महीने में उसने कितनी एनर्जी खाई वो आ जाएगी। 400 वाट का है तो यानी 400 जूल पर सेकंड खा रहा होगा। फिर ये एक दिन में कितने सेकंड हैं? 8 घंटे। 8 घंटे हैं, 8 घंटे इंटू 60 मिनट्स आ गए, फिर इंटू 60 सेकंड्स बन गए। तो इतने सेकंड से जब इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक दिन की एनर्जी आ जाएगी। फिर उसे करो, जो आएगा आंसर उसे करो 30 से मल्टीप्लाई, तो टोटल महीने में वो कितनी एनर्जी खा रहा है? 400, अरे 100 मत, 400 इंटू 8 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 30। अब इसे किससे डिवाइड कर दोगे? 3.6 इंटू 10⁻⁶। अब ये बन के आ जाएंगे तुम्हारे पास यूनिट्स, इलेक्ट्रिकल यूनिट्स। अब एक यूनिट कितने रुपए का है? 3 रुपये का। अब इतने यूनिट कितने के होंगे? इंटू 3 कर दो, बिल आ जाएगा। देखो यही कर रखा होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट डिटरमाइंस द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड? व्हाट पागल पा रही है। इलेक्ट्रिक मोटर 5 एम्पेयर 220 वोल्ट की लाइन पे लग गया। डिटरमाइन द पावर ऑफ मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। तो भैया 5 एम्पेयर का है तो कितनी खाएगा? VI इतनी पावर खा जाएगा। पावर अब 5 एम्पेयर VI, V कितना है? 220। अब करंट से मल्टीप्लाई कर दो तो कितनी आ गई? पावर आ गई। अब 2 घंटे तक चलना है तो ये तो पावर तो क्या बताएगा? ये कितना आएगा? 50, 5 2 10 0 1 5 2 10 11 1100 आ गया। तो 1100 वाट खा रहा है, यानी 1100 वाट में 1100 जूल पर सेकंड खा रहा है। अब 2 घंटे में कितनी खाएगा? इंटू 2 करो, मल्टीप्लाई बाई 2, 60 मिनट्स से और फिर 60 सेकंड, इतनी एनर्जी वो खाएगा। भैया बहुत बोल लिया, अब मैं गया हूँ थक। इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूँगा एक छोटी सी अलग वीडियो में, उस वीडियो को भी ज़रूर देखना। भैया चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, हमें तुम्हारा प्यार और तुम्हारा सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट कर दो भाई। ठीक है, बस फिर मैं ऐसी तुम्हारे लिए बहुत ज़बरदस्त वीडियो बनाता रहूँगा। और मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ क्या करना चाहिए और कैसे हमें क्या क्या चाहिए तुम्हें हमसे, वही प्रोवाइड कर देंगे मज़ेदार, पूरी स्पीड के साथ, पूरी एनर्जी के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो जब तक मिले तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एन्जॉय।